फोर्स क्या होता है बच्चों? आज हम फोर्स को पढ़ेंगे। तो फोर्स क्या होता है? an effort by which we can change the position of an object, or in really we can change the position of an object। या तो रियल में चेंज कर सकते हैं या एफर्ट कर सकते हैं, दैट इज फोर्स। यूनिट क्या होगी? न्यूटन। ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन, ऐसा ही यूनिट न्यूटन। और फॉर्मूले बेस पे क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? F इक्वल टू ma। तो यूनिट क्या होगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से यूनिट आती है। प्रूव कैसे करते हैं? ये फॉर्मूला 9th में पढ़ा था। आपको बच्चों बता दें, इस साल हमारे सिलेबस से निकाल दिया है। लॉज ऑफ मोशन हालांकि चैप्टर का नाम है, लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इस बार सिलेबस से निकाल दिए हैं कोरोना की वजह से। तो हमें ये 9th ये समझते हैं हम कि ये तीनों लॉ हम 9th में पढ़ चुके हैं, तो बड़े अच्छे से हमें आते हैं। लेकिन फिर भी किस तरह से आता है ये? तो देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। मैनिपुलेट करेंगे, एफ इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp अपॉन dt। P इज द मोमेंटम। यहाँ पे मोमेंटम होता है, P को मोमेंटम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो F विल कांस्टेंट विद इक्वल साइन dp अपॉन dt के द वैल्यू ऑफ k इज 1 हियर। तो F इक्वल टू dp अपॉन dt। P की वैल्यू क्या होती है? मास इंटू वेलोसिटी, सिंस P इक्वल टू mv। P इक्वल टू mv। ओके, तो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे F इक्वल टू m dv बाई dt। तो m dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलेरेशन ma। तो इस तरह से F इक्वल टू m में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? क्या क्या कर सकता है ये? देखो, हमने बोला यहाँ पे कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो न्यूटन साइंटिस्ट थे, उनके नेम के अकॉर्डिंग हमने उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, रिगार्ड करने के लिए हमने क्या किया? फोर्स की यूनिट को नाम दिया न्यूटन। बाद में डाइन साइंटिस्ट थे, बोला कि ऐसा ही न्यूटन में बोला है, तो सीजीएस में क्या बोले? उसको डाइन नाम दे दिया है। पावर की यूनिट क्या होती है? वोट। पावर की यूनिट वोट होती है। अब वोट कहाँ से लिया है? जेम्स वोट, सुना होगा जेम्स वोट, जिन्होंने भाप के लिए, वेपर के लिए वेपर कैटल को देखा था। कैटल के अंदर से जब वेपर निकलती थी तो उसके ऊपर पढ़ा होगा बच्चों कि ढक्कन को रखा था। ढक्कन, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो ढक्कन भी ऊपर की तरफ वाइब्रेट करने लगा, बार बार ऊपर उठता, नीचे गिर जाता, ऊपर उठता। तो उन्होंने देखा कि ये आखिर हो किसकी वजह से रहा है। उन्होंने फिर कुछ पत्थर के टुकड़े उसके ऊपर रखे, लेकिन फिर देखा कि कुछ देर के बाद फिर से वो उठने लगा। तो उन्होंने देखा कि ये जो वेपर है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इस वेपर के अंदर बहुत कुछ है, और वो क्या है? पावर है उसके अंदर, है ना। कह देते हैं ना पावर है इसमें उसमें। तो उस वेपर में भी पावर थी, और उसी पावर को उन्होंने नाम दिया, उसके बारे में बताया कि वेपर में पावर होती है, और पावर की यूनिट को सब बाकी फिर औरों ने क्या बोला कि उनको रिगार्ड करने के लिए, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए इसकी नाम, यूनिट को क्या नाम दिया? वोट। और फॉर्मूला होता है पावर का वर्क अपॉन टाइम, या दूसरा फॉर्मूला हो सकता है। अब वर्क के बारे में किसने बोला था? डॉक्टर जूल ने। तो जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क की। तो जूल पर सेकंड। देखो, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। वैसे वर्क की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, तो यूनिट होगी किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क यूनिट होगी, वर्क का फॉर्मूला होता है मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट ये। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट की यूनिट एस सेकंड होती है ना। तो क्या यूनिट आएगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये वर्क यूनिट होती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बाकी साइंटिस्ट नेम के अकॉर्डिंग क्या होती है? जूल। या तो ये बोल सकते हो या क्या बोलोगे? जूल। और बहुत सारी ऐसी यूनिट है जो साइंटिस्ट नेम पे रखी है। वेबर, फ्लक्स, फ्लक्स की यूनिट है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, बहुत सारी यूनिट। चार्ज की यूनिट कूलाम। जो सीधा सीधा वर्ड के ऊपर है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं है, वो अगर वर्ड के ऊपर है तो समझ जाना वो किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए नाम रखी है। जैसे रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है? ओम। जबकि आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है V अपॉन I। V की यूनिट वोल्ट और करंट की यूनिट एम्पियर। अब ये देखो, करंट की यूनिट भी एम्पियर है, और करंट की यूनिट एक और भी होती है Q अपॉन T। Q का मतलब चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की यूनिट कूलम पर सेकंड। इस तरह से बहुत सारी ऐसी यूनिट हैं जो साइंटिस्ट नेम के अकॉर्डिंग उनको रेस्पेक्ट देने के लिए हमने रखी है। जैसे प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल, है ना। बहुत सारी यूनिट है। विस्कोसिटी की पॉइज, डेका पॉइज, है ना। इस तरह से मीन्स दुनिया भर की इतनी यूनिट्स हैं कि जो साइंटिस्ट नेम के अकॉर्डिंग है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में नंबर 1, फोर्स क्या क्या कर सकता है? देखो, वो सारे इफेक्ट जो आप डेली लाइफ में देखते हो, जैसे फोर्स की वजह से हम आगे मूव कर सकते हैं। तो बाय फोर्स एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स पोजीशन, है ना, नंबर 1। बाय फोर्स वी कैन चेंज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी। जैसे रबर बॉल है, उसकी आप स्ट्रक्चर को बिगाड़ सकते हो दबा के, कंप्रेस करके रहेगी स्फेरिकल। आप उसकी शेप को भी चेंज कर सकते हो। सपोज पहले वो कैसी थी? स्फेरिकल, आपने दबा के उसको ओवल बना दिया। ऐसे पहले वो मान के चले ऐसे थी स्फेरिकल, आपने यहां से दबाया और दबाने के बाद उसको ऐसे बना दिया। इस तरह से तो स्ट्रक्चर चेंज की भाई, यहां से दबाया और दबाते दबाते ऐसे कर दिया। तो फोर्स क्या कर सकता है? कैन चेंज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैन चेंज इंटरनल स्ट्रक्चर, कैन चेंज शेप एंड साइज, साइज भी चेंज कर रहा है साथ साथ। कैन चेंज डायरेक्शन, कैन चेंज पोजीशन, रेस्ट, मोशन, और तीसरी क्या हो सकती है उसकी? डायरेक्शन। इस तरह से मीन्स कई सारे जो भी आप देखते हो, जो कुछ भी आप चेंज करते हो, वो सारे किसकी वजह से हैं? फोर्स की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक आता है अरिस्टोटल फैलेसी। अब अरिस्टोटल फैलेसी क्या है ये? अरिस्टोटल फैलेसी में क्या पढ़ना है? तो देखो, बिफोर क्रिस्ट 300 बिफोर क्रिस्ट, लगभग 300 ईयर बिफोर क्रिस्ट, ये समझा जाता था कि कोई भी बॉडी जो उसे चलाने के लिए
हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। तो अरिस्टोटल ने बोला कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन द पोजीशन ऑफ मोशन। किसी भी बॉडी को मोशन में बनाने के लिए, मोशन में रखने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत होती है, एक्सटर्नल फोर्स। एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा। किस तरह से? मान के चलते हैं कोई सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और हम क्या करते हैं, इसके यहां से होल करने के बाद एक रोड निकालते हैं और आगे एक रस्सी बांध लेते हैं, और रस्सी बांधने के बाद इसको खींचना शुरू करते हैं। दोनों की दोनों रस्सियां एक ही जगह से बांध के हम खींचना शुरू करते हैं, तो ये आगे जाएगी। किस वजह से? तो अरिस्टोटल ने कि एक्सटर्नल फोर्स इसको मोशन में रखने के लिए सफिशिएंट होता है, जो इसको लगातार मोशन में बनाए के रखता है। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि चलो, ये रोड पे तो हमने किसी बॉडी को चलाने के लिए फोर्स चाहिए, लेकिन अगर कोई एरो हवा में छोड़ते हैं उस टाइम, क्योंकि बिफोर क्रिस्ट की बात है, तो अगर किसी एरो को एयर में ब्लो करेंगे, एयर में थ्रो करेंगे, तो उस टाइम पर वो कौन सी फोर्स चाहिए होगी? वहां पे तो क्योंकि कोई फोर्स होती नहीं, भाई हम हाथ से छोड़ देंगे उसको, उसके बाद वो कैसे चलता है? तो वहां पे अरिस्टोटल ने आंसर दिया कि वहां पर उसको एयर प्रेस करती है, पीछे से पुश करती है, और जिस वजह से एरो आगे की तरफ चलता है, मूव करता है। लेकिन बाद में चल के ये बात फेल हो गई। बाद में एक साइंटिस्ट आई, गैलीलियो गैलीली, तो समझ आ गया अरिस्टोटल फैलेसी क्या है। एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन द पोजीशन ऑफ मोशन, कि किसी भी बॉडी को मोशन में बना के रखने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, जबकि ये बात गलत है। हमने क्या पढ़ा है? न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, या लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, या लॉ ऑफ गैलीलियो गैलीली। क्या पढ़ा था? वो ये कि नो वन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट और टू कम इन द ऑब्जेक्ट इन द पोजीशन ऑफ मोशन। क्यों नहीं चाहिए फोर्स मोशन में लाने के लिए, या किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, या उसकी डायरेक्शन बदलने के लिए? क्यों नहीं चाहिए फोर्स? क्योंकि हमें फोर्स तब चाहिए होता है जब हम उसकी पोजीशन में चेंज करना चाहते हैं। अगर बॉडी ऑलरेडी किसमें है? मोशन में है, तो हमें फिर कोई फोर्स की नीड नहीं होगी, क्योंकि फोर्स चाहिए किसके अगेंस्ट? वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, अगेंस्ट द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स किसी भी बॉडी की उस नेचर के लिए जिसमें वो रहना चाहती है, उसके अगेंस्ट जाना है हमें, तो एक फोर्स की जरूरत होगी। जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है, उसे मोशन में लाना है, तो एक फोर्स की जरूरत होगी। कोई बॉडी मोशन में है ऑलरेडी और उसको रेस्ट में लाना है, तो फोर्स की जरूरत होगी। कोई बॉडी किसी ईस्ट में चलती है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है, और हमें उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो हमें फोर्स चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग फोर्सेस की जरूरत होती है। तो अरिस्टोटल फैलेसी क्या थी बच्चों? अरिस्टोटल फैलेसी ये कि एक एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी को चलाने के लिए हमें चाहिए, जबकि गैलीलियो ने ये बात फेल की। वो कैसे? जबकि रियल में भी ऐसे ही होता है। अगर कोई बॉडी नेक्स्ट टॉपिक हमारा गैलीलियो गैलीली लॉ। तो अरिस्टोटल फैलेसी में क्या था कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, जरूर चाहिए किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए, जबकि ये बात बाद में किसने फेल की? गैलीलियो ने। और किस तरह से? उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और जिसके बेस पर ये बात फेल हो गई, और वो क्या था वो देखते हैं। गैलीलियो लो, और वो क्या था बच्चों? देखो, गैलीलियो ने कहा कि अगर हम किसी बॉडी को
किसी स्लोप से नीचे गिराते हैं, तो हम देखते हैं कि बॉडी की स्पीड कंटिन्यू चेंज होती है, मींस इंक्रीज होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोल्ड inclined plane over an inclined plane, its speed increases, and when we throw upward direction, its speed decreases. तो गैलीलियो ने बोला कि अगर किसी बॉडी को नीचे की तरफ गिराते हैं तो स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है, और नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो क्या होता है, स्पीड डिक्रीज होती है। लेकिन यदि हम कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस रखें तो क्या होगा, ना तो इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज होगी। फिर से समझो मेरी बात। मान के चलते हैं आज हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम किसी बॉल को यहां से गिराते हैं और गिरते हुए हम देखते हैं कि स्पीड इंक्रीज होती है। फिर हम इसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो हम देखते हैं कि स्पीड डिक्रीज होती है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, गैलीलियो के मन में क्या आया कि अगर बॉडी को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो स्पीड इंक्रीज होती है, नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तो डिक्रीज होती है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस रखें तो फिर हमें क्या होगा, बॉडी की स्पीड ना तो इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज होगी। फिर से समझो, ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो डिक्रीज, नीचे की तरफ गिराते हैं तो इंक्रीज, और अगर हॉरिजॉन्टल रखें तो क्या होगा, ना इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज होगी। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि बॉडी की जो स्पीड रहेगी वो उसी स्पीड के साथ चलती रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होता है, व्हेन वी चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी। जब किसी बॉडी की मोशन को या किसी बॉडी की स्पीड को चेंज करते हैं तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर कहते हैं एक फिक्स डायरेक्शन। फिक्स से मतलब अगर आप ईस्ट में चलते हो तो ईस्ट में ही चले, वेस्ट में चलते हो तो वेस्ट में चले, है ना। ऐसा नहीं कि आप रास्ते में डायरेक्शन चेंज करें, आपकी डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। एक फिक्स डायरेक्शन में जब आप चलोगे तभी ये रिजल्ट निकलेगा। तो जब हम किसी फिक्स डायरेक्शन में चलते हैं और स्पीड इंक्रीज होती है तो उसे क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन। जानते हैं सभी, स्पीड में चेंज होता है और वो भी किस तरह से, बाय इन द वे ऑफ इंक्रीजिंग वे में। इंक्रीजिंग वे में अगर स्पीड में चेंज होता है तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन। और अगर डिक्रीजिंग वे में चेंज होता है, डिक्रीजिंग वे में मतलब घटते हुए, सपोज स्पीड 40, 30, 20 है ना, इस तरह से कम होती है तो उसे क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन। वो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हो, या रिटार्डेशन बोलोगे या नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस रखें तो स्पीड में चेंज ही नहीं होगा, और स्पीड में चेंज नहीं तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, देखो पहले एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर किसी बॉडी को गिराएंगे तो स्पीड चेंज होगी, मींस एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो नेगेटिव, मींस दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन होगा, मोशन में चेंज होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर बॉडी मोशन करती है तो उसकी स्पीड ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज। इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ चलेगी। अब इस कंक्लूजन को देखते हुए उन्होंने बोला कि हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए होगा। भाई हमें स्पीड में चेंज कराना होता है तो ही तो फोर्स की जरूरत होती है। अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो कोई फोर्स नहीं चाहिए होता, वो बात अलग है। बोले सर गाड़ी जब रोड पे चलती है, कोई व्हीकल चलाते हैं तो वहां पे तो फोर्स लगानी पड़ती है, इंजन को स्टार्ट करते हैं और इंजन फोर्स अप्लाई करती है। तो फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बॉडी मोशन में आएगी। वहां पे तो स्पीड को चलाने के लिए और कांस्टेंट स्पीड से चलती है व्हीकल। अगर कोई व्हीकल 40 की स्पीड से चलती है तो हमें इंजन चला के रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट स्पीड से चलती रहे। तो वहां पे किसके अगेंस्ट जाती है फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट, एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट, क्योंकि उसकी टायर और रोड के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स लगती है जिसकी डायरेक्शन किधर होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से, तो यहाँ पे खैर इस एक्सपेरिमेंट को करके उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि कोई भी बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स की नीड नहीं होती, वो अगर कांस्टेंट किसी स्पीड से चलती है तो वो उससे ही चलती रहेगी, या कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रखी रहती है। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया,
उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ स्लोप लिए, कुछ इंक्लाइन प्लेन लिया इस तरह से। फर्स्ट तो एक बार बॉडी को नीचे गिरा के देखा, ड्रॉप किया, ऊपर की तरफ थ्रो किया, उससे हालांकि उससे भी कंक्लूजन निकाल दिया था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए, लेकिन कब तक बॉडी चलेगी कब तक नहीं चलेगी इसके बारे में नॉलेज नहीं मिल पाई। तो इसके लिए एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और किया उन्होंने इस तरह से, कुछ इंक्लाइन प्लेन लेते हैं। सेकंड टाइम अब देखो हम क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने क्या किया, बारी बारी से फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन के स्लोप को तो उतना ही रखा है। फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन के सपोज ये थीटा डिग्री है, और ये यहां से ये θ1 और ये, या इसको थीटा लें, ये θ1 है ना। तो ये स्लोप लिया। सेकंड टाइम फिर से इसको तो थीटा ही रखते हैं, इसको तो थीटा ही रखते हैं, लेकिन इसका एंगल थोड़ा सा कम कर देते हैं, पहले से कम कर दिया। तो अब हमने क्या देखा है कि बॉडी को जिस हाइट से गिराते हैं, मान के चलो उसको h हाइट से गिराते हैं, किसी बॉल को h हाइट से गिराते हैं, तो वो रोल होगी, रोल का मतलब लुढ़कती है, और लुढ़कते हुए यहां से जाएगी और कुछ हाइट तक, लगभग उतना तो नहीं जा पाती। उतना क्यों नहीं जा पाती उसका भी बाद में रीजन बताया, उतना क्यों नहीं जाती, लेकिन क्या करती है कि बॉडी नियर अबाउट, लगभग अप्रोक्स में उतनी हाइट तक जाती है, उतना नहीं जाएगी, लगभग उतनी हाइट तक जाएगी। लेकिन सेकंड टाइम उन्होंने देखा कि उसी बॉल को जब हम फिर से उतने ही स्लोप से गिराते हैं, उतने ही स्लोप के इंक्लाइन प्लेन से गिराते हैं, तो इस बार बॉडी क्या होगी, देखो पहले अगर h हाइट से गिराई थी, इस बार भी h हाइट से गिराई है, तो बॉडी लगभग h हाइट तक ही ऊपर जाएगी। यहाँ जो बॉडी की हाइट है लगभग ये h हाइट ही मिलेगी, इस बार भी h हाइट मिलेगी, लेकिन h हाइट अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, तो उतनी ही हाइट करने के लिए, उतनी ही हाइट कवर करने के लिए बॉडी को क्या करना होगा, इस बार लॉन्ग पाथ कवर करना होगा। लॉन्ग से मतलब देखो यहाँ पे जो रास्ता है वो सीधा इस तरह से वर्टिकल लाइन के लगभग है, लेकिन यहाँ स्लोप कम हुआ है, तो क्या हुआ, h उतना ही करना है, तो इस बार क्या करना होगा, थोड़ा रास्ता ज्यादा चलेगी। मेरी बात फिर से समझ लो, यही बात समझनी है बस, जो रिजल्ट था उनका, पहले स्लोप का इंक्लाइनेशन सेम रखते हैं, सेकंड स्लोप का इंक्लाइनेशन चेंज करते जाएंगे। पहले θ1 सपोज ये 60 डिग्री, फिर θ2 को हमने लिया है 45 डिग्री, फिर थर्ड टाइम ये तो थीटा ही रखते हैं, लेकिन इसको एंगल को लगभग हमने और भी कम किया 30 डिग्री, लगभग हर बार कम करते जा रहे हैं। तो मेरी एक बात याद रखो, किसी बॉडी को जितनी हाइट से ड्रॉप कराते हैं वो इंक्लाइन प्लेन पर यहां से रोल होते हुए आएगी, यहां रोल होगी और वापस इस पे जाएगी। तो उन्होंने देखा कि लगभग वो उतनी ही हाइट ऊपर तक जाती है, यहां तक आई है ना। दूसरा, फिर जब उतनी ही हाइट, अब हम यहाँ पे करें, देखें, अब हर बार हमने देखा है, सपोज यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस वो चलती है पहली बार वो 10 मीटर है, लेकिन सेकंड टाइम देखा वो 15 मीटर चलती है, फिर नेक्स्ट टाइम देखा वो सेम हाइट करने के लिए, क्योंकि हाइट अभी उतनी नहीं हुई, हाइट कहाँ जाके हुई है, लगभग यहाँ पे जाके उतनी हाइट हुई है, आगे कहीं पे जाके, और इस बार कितना चलती है वो 20 मीटर यहाँ तक। तो उन्होंने देखा कि स्लोप लगातार कम करने पर बॉडी कितना हर बार ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तो उनके मन में क्या आया कि अगर हम इस स्लोप को पूरी तरह से जीरो कर दें, पूरी तरह से जीरो करने का मतलब क्या है, पहले स्लोप को तो इंक्लाइनेशन कितना रखें, थीटा रखें, लेकिन सेकंड को पूरा हॉरिजॉन्टल बना दे, तो इस बार क्या होगा, बॉडी को जो बात पहले बोली थी कि बॉडी अगर h हाइट से गिराई है तो उसे क्या होना है, h हाइट तक पर ही ऊपर जाना है। अब हाइट तो है ही नहीं, तो उन्होंने क्या इमेजिन किया कि ये h हाइट कहीं इंफिनिटी पर जाकर आएगा, जब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी तब कहीं जाके h हाइट पे पहुंचेगी, और h हाइट तो आने से रही, इसका मतलब क्या है भाई, इंफिनिटी पर जाए वो कहीं भी चलती जाएगी। अगर ये सरफेस हॉरिजॉन्टल रहेगा, इमेजिन करो जरा सब बच्चों, अगर ये सरफेस हॉरिजॉन्टल रहेगा तो h हाइट कहीं पर भी आने वाली
नहीं है। क्यों क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप अगर हॉरिजॉन्टल चलते जाओगे एच हाइट तो आएगी ही नहीं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने कि कोई भी बॉडी को जब हम किसी हाइट से गिराते हैं तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चलती जाएगी। क्यों चलती जाएगी? क्योंकि यहां पे देखा फैक्टर क्या था, मोशन को कम कौन कर रहा था? यहाँ पे मोशन इंक्रीज होती है ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी उसको पुल करती है। यहाँ पर ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉडी जाती है और वो उसकी मोशन को डिक्रीज करती है। लेकिन स्लोप पर तो ग्रेविटी सेम ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर तो ग्रेविटी सेम रहेगी, तो कोई भी वर्क नहीं करेगा। तो उन्होंने देखा कि बॉडी की जो मोशन है अगर हॉरिजॉन्टल, लेकिन हम क्या देखते हैं, कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि बॉडी कहां पे जाएगी? इंफिनिटी पर। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप किसी बॉडी को थ्रो करते हो तो वो इंफिनिटी तक नहीं जाती, वो कुछ डिस्टेंस चल के रुक जाती है। क्रिकेट के मैदान में अगर बैट्समैन हिट तेजी से ना करे तो बॉल थोड़ी देर